हाय, गुड इवनिंग गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे सभी भारतीय निवासियों को। आप भारत में हैं या विदेश में हैं, कहीं भी हैं, झंडा हमेशा हमारा ऊंचा रहा था, है और रहेगा, यही आशा करते हैं। और इसी के साथ एक और एपिसोड में हम लोग हाजिर हैं, जहां हम लोग की मेजर चर्चा होगी वर्ल्ड कप में 20th टीम जो रिप्लेस हुई है, इंडिया न्यूजीलैंड की एक्सप्लोसिव T20 सीरीज, जिसमें क्या ही कहने। और उसके अलावा WPL भी अपने चरम सीमा पे आ गया है। ये लास्ट वीक है लीग गेम्स का, तो उस पर भी हम फोकस करके और रैप अप करेंगे फिर वर्ल्ड कप से जुड़ी कुछ अपडेट्स के साथ। तो मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं पुनीत। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, थैंक यू। मैं अच्छा हूँ और सारे व्यूअर्स को आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्या तोहफा मिला रिपब्लिक डे का, करें उसमें क्या ही कहना है। मतलब इसके बारे में बहुत चर्चा करनी है, बहुत बातें करनी है, लेकिन उसके पहले हम एक अहम मुद्दे पे बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप जो अगले महीने से शुरू होने वाला है, उसमें बहुत ही बड़ा अपडेट आया। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन कहते हैं ना, ईगो में वो कहा जाता है कि जब नाक मनुष्य पे खाता है तो स्वयं भी मर जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्लीज इसकी शुरुआत धवल करे, क्या हुआ, कैसे हुआ? जी, लास्ट वीक हमने आई थिंक मिड वीक में हम लोग मिले थे, तब हमने अपडेट डिस्कस किया था कि आईसीसी ने बांग्लादेश की डिमांड खारिज कर दी है 14-2 के वोट से, और उनको 24 आवर्स दिए थे। और अनफॉर्चुनेटली बेटर सेंस प्रिवेल नहीं हुआ और बांग्लादेश ने ऑप्ट आउट कर लिया है। और काफी नाटकीय अंदाज में वो 2 दिन बीते, जिसके बाद आईसीसी के पास मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन था नहीं, उन्होंने ऑफिशियली स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर दिया है। तो स्कॉटलैंड ग्रुप सी में अपना स्थान लेगी। जितने बांग्लादेश के फिक्चर्स थे वो सारे में वो रिप्लेस करेगी, कोई वेन्यू चेंज नहीं होगा। और स्कॉटलैंड मेंटली शायद रेडी था, इसलिए आई थिंक स्कॉटलैंड बहुत जल्दी इंडिया आ भी जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मैं पर्सनली स्कॉटलैंड के पर्सपेक्टिव से देखूं तो काफी कंपेटिटिव वर्ल्ड कप था उनका लास्ट टाइम, जहां उन्होंने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों को काफी कड़ी चुनौती दी थी। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, बट मुझे तो ऐसा फीलिंग आ रहा है कि स्कॉटलैंड माइट बी अ बेटर ओपोनेंट देन बांग्लादेश। और जिस हिसाब से वो लोग अनलकी रहे हैं पास्ट कुछ एडिशंस में, तो ये जो लक उनके साथ आया है, ये बांग्लादेश और ये पूरा कोबांड में, तो आई थिंक मैं पर्सनली स्कॉटलैंड के लिए हैप्पी हूँ। और बांग्लादेश के लिए तो मेरे पास कोई शक नहीं है। कहीं पाकिस्तान पे ज्यादा भरोसा करके फंस तो नहीं गए? पाकिस्तान तो सुबड़ी में गुमड़ी कर गया। वो एक मैंने किसी का रील देखा था कि वो जो बच्चे होते हैं या फिर कुछ आदमी होते हैं कि भाई तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। और जब वो कर देता है, पीछे मुड़ के देखता है तो भाई कोई है ही नहीं। कोई है नहीं। मोहसिन नकवी ने फिर भी बोला था कि हम हमारे गवर्नमेंट के डिसीजन का वेट करेंगे, लेकिन पता नहीं वेट किया कि नहीं किया। उसी शाम को स्क्वाड भी अनाउंस हो गया और ये भी आ गया कि भाई 2 तारीख को या 3 तारीख को वो लोग श्रीलंका पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान पे तो भरोसा अगर बांग्लादेश ने किया तो बांग्लादेश की मूर्खता है ये। लेकिन अगर उनके ईगो का सवाल था तो उस पर भी मूर्खता है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा नेशन है नहीं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आईसीसी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ज्यादा तवज्जो दे, और उसके ना होने से ये जो अपना वर्ल्ड कप है, T20 का वर्ल्ड कप है, उस पर कोई असर पड़ेगा। इसके लिए 24 घंटे के अंदर सारा फैसला आ गया। बांग्लादेश ने मना किया, आईसीसी ने बोला ठीक है। स्कॉटलैंड ने ट्वीट भी कर दिया कि वी आर रेडी। मतलब सब कुछ स्मूथली हो गया। लेकिन इसमें जितना भी नुकसान हुआ, जो भी कह ले, वो हुआ है बांग्लादेश का। जैसे मैंने कहा कि जब नाक मनुष्य पे खाता है स्वयं विवेक मर जाता है, उसका रिपरकशन जो है वो उनको 240 करोड़ रुपए एज अ फाइन आईसीसी को देने पड़ेंगे। अब ये 240 करोड़ रुपए वो कहाँ से लाएंगे, अब वो तो वही जाने। क्योंकि और इसके अलावा जो लॉसेस होंगे वो भी बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि अब आईसीसी के जो आने वाले टूर्नामेंट्स होंगे, और अगर वो इंडिया में हुए तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता अगर बांग्लादेश को उसमें पार्टिसिपेट ना करे, उनको इन्विटेशन ना दे। वो दूसरी बात रही। और फिर बांग्लादेश का इंडिया और बांग्लादेश का जो सीरीज अगस्त और सितंबर में जो शेड्यूल था, इंडिया बांग्लादेश जाने वाली थी, तो अब वो भी नहीं जाएगी। तो वहां से भी जो लॉसेस आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तानी टीमों से खेलती है और इंडिया से खेलती है, तो जितने रेवेन्यू वो 10 टीमों से आते हैं, वो अकेला इंडिया लेके आता है उनकी कंट्री में। और ये हमने देखा है श्रीलंका भी इसीलिए हम हमेशा इन्वाइट करती है। हर टीमें चाहती है, इवन इंग्लैंड चाहती है, ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि हम उनके धरती पे जाएं और मैचेस खेलें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होते हैं। अब बांग्लादेश ने इतने अहम की लड़ाई कर दी, इसको पूरा बैकआउट हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई अब आगे चल के बांग्लादेश के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ कर रहा है, वैसे बांग्लादेश के साथ कोई भी टूर्नामेंट खेलना चाहेगा। इवन वो चाहेगा कि ऐसी, अब इंडिया पाकिस्तान तो हाई वोल्टेज गेम है, उसके अंदर ब्रॉडकास्टर्स के बहुत फायदे होते हैं, इसके लिए उनको आईसीसी में खिला लिया जाता है। लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के आईसीसी टूर्नामेंट में भी बांग्लादेश को कोई जगह मिलने वाली है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि
जो भी रेवेन्यूज जाते हैं बांग्लादेश क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट को, या छोटी छोटी कंट्रियां जो भी हैं, वो उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बीसीसीआई से आता है। अब उन्होंने बीसीसीआई से पंगा ले लिया है, तो अब मुझे नहीं पता कि अब उनके पास जो फंडिंग आने वाली है वो कितनी आएगी और कितनी नहीं आएगी, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए धवल। जी बिल्कुल, आई थिंक तो खुद ही के पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला उदाहरण पेश किया है। और बांग्लादेश में अगले महीने जनरल इलेक्शन भी हैं, तो मुझे पूरी फीलिंग आ रही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कदम था जिससे जनता का रुख अपनी तरफ लेने का प्रयास था। बट मैंने जितने भी रिपोर्ट्स पढ़े, इवन जनता, प्लेयर्स भी बहुत नाखुश है, क्योंकि प्लेयर्स जाना चाहते थे, हर कोई वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, सबको मौके नहीं मिलते हैं और दर्शक भी देखना चाहते हैं अपनी टीम को। तो मेरे को तो नहीं लगता कि ये पॉलिटिकली भी कैसे बेनिफिशियल होगा उनके लिए। तो एक होप है कि अगर नेक्स्ट मंथ में कोई स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो शायद रिलेशन सुधरे फ्यूचर में। बट अभी तो जैसा आपने कहा, और इवन बांग्लादेश वुमेन टीम भी स्केड्यूल्ड है हमारे इंडिया में आने के लिए, वो भी सीरीज मुझे तो नहीं होती हुई दिख रही। तो बांग्लादेश के लिए घने बादल आ चुके हैं और ऑलरेडी अफगानिस्तान बांग्लादेश से आगे एशिया में निकल गया है और नेपाल का भी राइज हम सब देख चुके हैं। तो अगर इंडिया, नेपाल और इन टीमों को प्रमोट करता है, इटली भी इस बार क्वालिफाई हुई है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आगे निकल सकता है। बांग्लादेश का मुझे 25 सालों में याद भी नहीं कि एक एशिया कप का एडिशन था जहां वो 2 रन से फाइनल हारे थे, उसके अलावा कोई भी मेजर टूर्नामेंट में नजदीक भी पहुंचे, मुझे तो नहीं याद है। तो अब चलो क्रिकेटिंग उस पर तो मैं बात फिर भी नहीं करूँ, मगर ये डिसीजन मेरे तो पूरे समझ से परे है। आईपीएल का एक छोटा सा विवाद जो एक खिलाड़ी को हटाने से स्टार्ट हुआ, वो बांग्लादेश को फाइनली ले डूबा इस वर्ल्ड कप से। तो इट्स अ बिग लॉस फॉर देम, आई फील फॉर देयर प्लेयर्स एंड पीपल। बट आई थिंक जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने इनिशिएट नहीं किया था, तो आईसीसी के साथ में इसलिए खड़ा हूँ कि अगर कोई भी टीम ऐसे प्रेशर डालेगी तो उस मिशन को आप मूव ऑन करके दूसरी जगह नहीं जा सकते लास्ट मोमेंट पे। तो मेरे हिसाब से जो भी फैसला हुआ ड्यू डिलिजेंस से हुआ। तो जितना आपने अमाउंट बताया, मैं तो शॉक हूँ कि कैसे वो, हाउ आर दे गोइंग टू पे इट। सो डार्क क्लाउड्स आर होवरिंग ओवर बांग्लादेश, मगर हम इन काले बादलों से अब चलते हैं कुछ अच्छी खबरें की तरफ भारत के लिए। ये T20 सीरीज चल रही है 5 मैच की, जिसमें भारत ऑलरेडी 3-0 से आगे है। मगर बड़ी बात यह है कि भारत ने डेसिमेट कर दिया। मतलब मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, 150 का चेस था कल गुवाहाटी में, हमने 10 ओवर में चेस कर लिया, और उससे पहले 208 का शायद चेस था। हमारे दोनों ओपनर 8 बॉल में आउट हो गए, उसके बावजूद हमने शायद 15 ओवर में कर लिया था। तो और इवन पहले मैच में भी हमने 240 के आसपास रन बनाए। तो क्या कहेंगे आप, बाकी टीमों, अगर क्रिकेट पे बात करें तो बाकी टीमें किस हिसाब से देख रही होंगी? बाकी टीमें तो यही सोच रही होंगी कि खाली बांग्लादेश क्यों बाहर हुई है, हम भी हमको भी बाहर कर दो, कौन खेलेगा इन जल्लादों के साथ। मतलब ये क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये सामने वालों की तौहीन कर रहे हैं। ये मतलब उनको उनका इंसल्ट कर रहे हैं कि भाई तुम किस लेवल की बॉलिंग कर रहे हो, तुम क्लब क्रिकेट लेवल की बॉलिंग कर रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग इंटरनेशनल टीम है, वर्ल्ड क्लास टीम है, लेकिन जो पावर इंडिया ने दिखाया, और मतलब अभी से नहीं, वो जब 2024 वर्ल्ड कप के बाद से जो डोमिनेशन किया है इंडिया ने। आप सूर्य कुमार का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो अभी तक 41 मैच में वो खाली 6 बार हारे हैं और 33 जीते हैं, और 1-2 मैच शायद नो रिजल्ट होगा जो भी है। तो उसी से आपको पता लग जाएगा कि T20 में इंडिया जो है वो यहाँ पे है और बाकी सारी टीमें उसको चेस भी नहीं कर रही है, वो काफी नीचे है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। अब वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो इंडिया तो सही में मतलब मोस्ट फेवरेट है, और मुझे लग रहा है कि इस बार जो भी चीजें रह गई हैं, होम टीम का जीतना या फिर डिफेंडिंग चैंपियंस का जीतना, इस बार पूरी हो जाएगी। लेकिन इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि एक वन बैड डे कैन रूइन योर थिंग्स, और वो हम जानते हैं, हमें रिसेंट एग्जांपल है। हालांकि उस बात को भी अब 3 साल हो जाएंगे, लेकिन 2023 जैसे लगा कल की बात है। तो उस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, भले आप कितना भी डोमिनेशन कर रहे हैं, कितना भी मतलब खतरनाक खेल रहे हैं, लेकिन उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उसके हिसाब से। हालांकि वो तो वर्ल्ड कप की बात है, हम वो वर्ल्ड कप में बात करेंगे, लेकिन अभी जो उनका डोमिनेशन चल रहा है और अभी वो जिस तरह से खेल रहे हैं, पहले तो हमें लग रहा था कि खाली अभिषेक शर्मा है जो बीस्ट मोड में खेल रहे हैं, और सही में वो बीस्ट मोड में खेल रहे हैं। लेकिन सेकंड T20 आई में हमें पता चला कि भाई अगर अभिषेक शर्मा भी नहीं रहते हैं क्रीज पे, वो 0 पे आउट हो गए। लेकिन ईशान किशन ने आके उनकी कमी पूरी, मतलब कमी खलने भी नहीं दी, और जैसे वो अटैक करते हैं सेम तरीके से उन्होंने भी अटैक किया। और उनकी गेम की वजह से हम देख रहे हैं कि भाई हमारे सूर्य भाव काफी टाइम से लीड पे चल रहा था, he was not out of form but out of runs, but now he's back to out of runs with runs also। तो उस इनिंग्स की वजह से सूर्य कुमार को भी अपने पे कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने टाइम लिया और बाद में फिर
उनका अगर आप फिर स्ट्राइक रेट देखोगे, उनके जो बॉल और वो देखोगे, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो ईशान किशन से भी ज्यादा पास खेले उन्होंने। तो मतलब इस टाइप की अब टीम है। अब 8 नंबर तक अगर आप किस किस को देखोगे, हाँ संजू सैमसन का थोड़ा कंसर्न चल रहा है, लेकिन संजू सैमसन को अगर हटा दें तो फिर तो आप किसको हटाओगे, किसको रखोगे, किसके ऊपर आप प्लानिंग करोगे, वो सामने वाली टीम के लिए बहुत ही बड़ा सर है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ और आई थिंक अच्छी बातें तो आपने करी ली, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टच नहीं करूँगा। मे बी बिश्नोई का स्पेल भी बहुत अच्छा था। जस्सी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, आई थिंक जस्सी जैसा तो कोई नहीं है, हम हज़ारों बार नहीं लाखों बार सुन चुके हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वरुण डिजर्विंगली नंबर 1 बॉलर है, तो आई थिंक बॉलिंग भी इतनी ही फायर पावर वाली है जितनी बल्लेबाजी है। तो इस समय तो मुझे फिलहाल इनविंसिबल लग रहा है जो ये फॉर्मेट में भारत, बट एज यू राइटली सेड वी हैव टू टेक एवरी टीम वेरी सीरियसली। तो अभी कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के लिए। अभी तिलक वर्मा इस आखिरी 2 मैचों से भी बाहर हो गए हैं और सुनने में आ रहा है कि वो फिट हैं मगर एनसीए से उन्हें क्लियरेंस नहीं मिला है। तो वर्ल्ड कप के इतने नज़दीक आके अगर वो 50-50 हैं तो एक तो वो एक कंसर्न है। सुंदर तो शायद, जो मैंने अंदरूनी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, शायद वर्ल्ड कप तक फिट नहीं हो पाएंगे। तो सुंदर का तो आई थिंक हमें ऑल्टरनेटिव लेना होगा। तो क्या ऑल्टरनेटिव्स आप देख रहे हैं? चलो अगर तिलक वर्मा तो शायद आ जाएंगे, ऐसी न्यूज़ है, तो आई थिंक वो तो डेफिनेटली प्लेइंग 11 में भी आ जाएंगे। अभी अगर सैमसंग का फॉर्म खराब रहता है तो शायद एक चांसेस हैं कि किशन कैन ओपन है, तिलक कैन बैट एट 3 या 4। तो अभी आई थिंक सैमसंग वर्सेस किशन हो गया है मेरे हिसाब से आखिरी 2 मैचेस में। सैमसंग वर्सेस जो भी प्लेयर होता है वो हो ही जाता है, और इसमें गलती सैमसंग की है। सैमसंग को अब आपने भरोसा दिखाया है, वो पहले ओपन कर रहे थे, बीच में उनके कुछ नंबर इधर उधर कर दिया आपने, लेकिन वापस आप वही जो ओरिजिनल पोजीशन था उनको वापस दे दिया, लेकिन आप उसमें भी नहीं कर पा रहे हैं। कल तो पहली बॉल पे वो जो बोल्ड हुए, मतलब वो एक टॉप ऑर्डर बैटर के लिए बहुत ही गंदा सीन है, बहुत ही खराब सीन है, वो नहीं देखना चाहिए उसको खुद को ऐसे आउट होते हुए। हाँ चलो आपने छक्का मारने का कोशिश किया या चौका मारने की कोशिश किया, कैच आउट हो गया तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे जैसे वो कल बोल्ड हुए तो मतलब पूरा कॉन्फिडेंस उसका लो दिख रहा था। लेकिन अब जैसे ईशान किशन आउट ऑफ द नोवेयर, मतलब ये कहते थे एक लिखा हुआ चीज होता है, तिलक वर्मा इंजर्ड हुए और ईशान किशन वापस आए और उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। तो अब सैमसंग को सोचना है कि उनको आगे चल के खेलना है, उनको वर्ल्ड कप में खेलना है नहीं खेलना है, अब सैमसंग के हाथ में ही है। अब तो हम तो भाई एज अ फैन, एज अ व्यूअर जितना डिपेंड करना चाहते थे, इवन मैनेजमेंट जितना करना चाहता था, सबने कर लिया। अब जो भी है वो सैमसंग के ऊपर है। अब 3 मैच बचे हैं, अगर 3 मैच में वो कुछ कर जाते हैं तो फिर वो अपनी जगह बना पाएंगे, नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनको आगे लेके जाएगा अगर तिलक वर्मा वापस है, क्योंकि उनको भूलना नहीं चाहिए यशस्वी जायसवाल बैठे हुए हैं, काफी सारे प्लेयर्स, शुभमन गिल हमारे वाइस कैप्टन थे, वो चले गए, तो उनको भूलना नहीं चाहिए कि भाई बहुत सारे प्लेयर्स हैं अभी जो काफी टैलेंटेड हैं और वो अभी अपना नंबर का चांस देख रहे हैं। तो आपको चांस मिल रहा है तो प्लीज उस पे कीजिए, उसको लपकिए जैसे किशन ने लपका, और प्लीज अच्छा परफॉर्म कीजिए और वर्ल्ड कप में खेलिए इस बार। सैमसंग के लिए शायद एक ही मैं डिफेंस में एक बात कहूंगा कि जनरली वर्ल्ड कप में आप बैकअप कीपर लेके जाते हैं, और अगर आपने जो भी नाम दिए वो उनमें से कोई भी बैकअप कीपर नहीं है, तो शायद सैमसंग के लिए एक अच्छी चीज ये है कि वो 15 में तो मेरे हिसाब से चले जाएंगे, क्योंकि बैकअप कीपर भी हैं, ओपनर भी अभी तो है ही वो। तो वर्ल्ड कप तो शायद वो आपको स्क्वाड में दिखेंगे, बट वो प्लेइंग 11 में अगर अपने आप, मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, स्क्वाड में तो खैर नहीं वो, बट प्लेइंग 11 में मुझे अब मतलब 3 मैचेस पे डिपेंड करता है प्लेइंग 11 में उनका। 3 भी नहीं, अब तो शायद 2 ही रह गए हैं, और वार्म अप मैच तक तो आई थिंक फाइनल हो जाएगी, तो 2 ही मैच गिन के चल सकते हैं अभी तो। 3 मैच तो हो ही चुके हैं, तो आई थिंक सैमसंग के लिए इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, और उनका होम ग्राउंड में भी एक मैच है तिरुवनंतपुरम, तो काफी इंटरेस्टेड हूँ मैं देखने के लिए कि होम ग्राउंड तो नहीं बोलूंगा, होम स्टेट, तो काफी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। बट जैसे सूर्या ने फॉर्म पा लिया है तो इट्स जस्ट 1 गेम अवे, तो वही माइंडसेट से उनको जाना चाहिए। तो चलिए सैमसंग और तिलक की तो बात हो गई। अभी अगर सुंदर बाहर होते हैं तो आप क्या एक लाइक फॉर लाइक ऑलराउंडर जैसे रियान पराग टाइप के प्लेयर को देख रहे हो, या फिर आप देख रहे हो रवि बिश्नोई जो एक आपको आउट एंड आउट अटैकिंग स्पिनिंग ऑप्शन देगा अगर सुंदर नहीं जाते हैं? आई थिंक मैनेजमेंट ने जो अभी उनका मेरे को लगता है ख्याल जो है वो रवि बिश्नोई की तरफ ही है, तभी उनको मौका दिया और कल उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की। अगर ये इंडिया से बाहर होता वर्ल्ड कप तो हम सोच सकते थे किसी और को लाइक फॉर लाइक लेके आए, लेकिन जैसा डोमिनेशन चल रहा है बैटिंग में बॉलिंग में, तो वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर की मैं कहना चाहूंगा जरूरत नहीं। अगर बिश्नोई अगर आपको 2-3 विकेट दे देते हैं थोड़ा इकोनॉमिकल करके, तो फिर बिश्नोई को आप रख सकते हैं। बिश्नोई फिलहाल के लिए इज अ डिसेंट ऑप्शन फॉर वॉशिंगटन सुंदर। बिल्कुल, आई थिंक अक्षर और वरुण तो डेफिनेटली खेलेंगे। अभी तो कुलदीप का फॉर्म देख के मुझे लग रहा है कि शायद
अगर आपके पास बिश्नोई ऑप्शन होता है तो वो नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि कुलदीप कल भी शायद थोड़े टच एक्सपेंसिव रहे थे। तो आई थिंक ये तो मेकअप की बात हो गई, बाकी 12 या 13 खिलाड़ी तो अपने आप पिक कर लेते हैं, बस तक हम नहीं जा रहे। तो आई थिंक यही चीज़ें देखने लायक होगी। आई वुड बी इंटरेस्टेड टू सी कि आपने अगर 15 में अय्यर और इनको मौका दिया है तो सीरीज अपने नाम कर ही लिए, तो शायद कुछ बदलाव ऊपर भी हो सकते हैं। मे बी आप अभिषेक को जो फेवरेट वर्ड है भारत का, रेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने बुमराह को रेस्ट दिया है तो अभिषेक कल करता है, तो शायद कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आई थिंक नथिंग मेजर टू वरी। सिर्फ अक्षर आई थिंक एक मैच बाहर होते इंजरी से, तो हम देखना चाहेंगे उनको भी वापस। तो ये हो गई बात इंडिया न्यूजीलैंड की, जो काफी इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकता, काफी वन साइडेड रही, बट हमारे लिए काफी एक्साइटिंग रही, तो इसलिए हम लोग काफी चर्चा की। अब हम लोग चलते हैं WPL की तरफ। WPL में लास्ट वीक जो हमने बात की, आरसीबी अभी भी टॉप पर है, बट आरसीबी एक मैच हार गया है दिल्ली से। और अगर मैं अभी टेबल पे नजर डालूं तो आरसीबी क्वालिफाई हो गया है और मोर और लेस 1 पे ही फिनिश होगा, अनलेस सम मेजर चेंजेस होते हैं। तो आई थिंक आरसीबी तो मोर और लेस डायरेक्ट फाइनल में जाएगा, ऐसा लग रहा है, बट नथिंग इज गारंटीड। बट उसके अलावा बाकी पांचों टीम ने उसमें से 2 टीम डीसी और जीजी ने 6 में से 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, और मुंबई और यूपी ने 6 में से 2 जीते हैं और 4 हारे हैं। तो हाउ डू यू सी कौन अदर 2 टीम्स ज्वाइन करेगी नॉकआउट में? आरसीबी को डीसी ने पहला हार दिया है, तो बट ऑब्वियसली डीसी को जाना चाहिए। और तीसरा मैं देख रहा हूँ जीजी और यूपी में से, क्योंकि मुंबई इंडियंस का जो मतलब चल रहा है, मुझे आज के मैच पे डिपेंड करेगा कि क्या आउटकम आता है। लेकिन मुंबई का जो मोमेंटम है वो मुझे बिल्कुल खोता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए मुंबई मुझे नहीं दिख रही है नॉकआउट्स में जाते हुए। तो मैं जीजी और यूपी में से तीसरी टीम को देख रहा हूँ आगे जाते हुए, पहली बार जाएगी, जो अच्छी बात है टूर्नामेंट के लिए। और बाकी डीसी और आरसीबी मेरे टॉप 2 हैं जी। और डीसी के लिए काफी फेवरेबल स्केड्यूल है। एक मैच उनका जीजी से है जो है कल, और एक मैच उनका यूपी से है जो बहुत ही क्रूशियल मैच होगा। तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट मैचेस हैं सारे, मगर आप अगर आरसीबी से या एमआई से नहीं खेल रहे अपने आखिरी 2 मैचेस, तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। तो उस हिसाब से डीसी के लिए अच्छा स्केड्यूल है। एमआई अगर आज आ जाती है तो फिर एमआई के लिए बहुत ही सारे सिचुएशंस उनके पक्ष में जाने चाहिए, तब जाके जीजी के सामने वाला मैच उनके लिए क्रूशियल होगा। तो काफी अच्छे पड़ाव पर है WPL। और आई थिंक मैं अगर थोड़े स्टैट्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा रन अभी तो फिलहाल लिचफील्ड के हैं, 243 रन्स। हरमनप्रीत सरप्राइजिंगली 240 रन्स, तो नंबर 2 पे हैं। स्मृति मंधाना जो हमें लग रहा है कि ज्यादा फॉर्म में नहीं है, वो भी टॉप 3 में है 230 रन के साथ। तो ये टॉप 3 अपने स्कोरर्स हो गए। बॉलिंग में आई थिंक आई एम सरप्राइज्ड कि नंदिनी इज लीडिंग विद 13 विकेट्स, सोफी डिवाइन 11 विकेट और नदीमा डी क्लार्क 10 विकेट और लॉरेन बेल ने 9 विकेट। बट आई थिंक आज का मैच का अभी काउंट नहीं हुआ होगा, उसमें भी लॉरेन बेल ने विकेट ले लिया है। बट हरमनप्रीत और रोहित शर्मा फिलहाल तो पद्मश्री अवार्ड के लिए भी नामांकित किए गए हैं, तो दोनों को बधाई, जो वेल डिजर्विंग भी है। तो वेरी हैप्पी विद फॉर बोथ ऑफ देम। तो ठीक है, WPL पे हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आई थिंक हम जब अगली बार मिलेंगे तब तक सारे लीग गेम्स खत्म हो गए होंगे WPL के, तो हमें नॉकआउट वाला मैच और फाइनलिस्ट जो पहुंचेगी डायरेक्ट वो टीम पता चल गई होगी। तो काफी इंटरेस्टिंग दौर पे है WPL जिसमें हमारी सारी निगाहें हैं। 2 और लीग जो खत्म हुई है लास्ट वीक, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। SAT20 4th सीजन, 4 फाइनल 3 टाइटल्स। सो सनराइजर्स ईस्टर्न केप एक और फाइनल जीता। तो अनरियल डोमिनेंस कोई भी लीग की अगर बात करो तो मुझे नहीं पता कितना SAT20 फॉलो करते हैं, बट कोई चीज जो इतना डोमिनेंट बनाती है इस टीम को, वो सनराइजर्स का नाम है। और वो कितनी डोमिनेंट आईपीएल में भी है, लेकिन आईपीएल में क्या है, कुछ थोड़े और ज्यादा क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स हम बाहर देते नहीं दूसरे लीग में। नहीं तो अगर इंडियन प्लेयर्स भी अगर उस लीग में होते तो हमें शायद सनराइजर्स के अलावा भी मिलता। लेकिन अगर वो नहीं है तो सनराइजर्स का नाम ही काफी है। वो नाम सुनते ही हमको सारे दैत्यों की शैतानों का चेहरा हमको सामने दिखाई देता है। और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि सामने जो थे वो विक्टोरिया कैपिटल्स थे, जिनके कोच है सौरव गांगुली। तो ये भी मुझे नॉस्टैल्जिया में ले जाता है कि सौरव गांगुली ने सबसे ज्यादा फाइनल हारे हैं। तो फाइनल हारने का उनका कोच ऐसे कोच भी उनकी जो शुरुआत हुई वो फाइनल हारने से हुई। तो हम आशा करें कि अगले सीजन या आगे चल के वो फाइनल जीत जाए। जी बिल्कुल। 2003 वर्ल्ड कप मुझे अभी भी ऐसा लगता है कल ही हुआ था, 23 साल हो गए हैं, मगर वो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी, मतलब जो लोग उस समय क्रिकेट फॉलो करते थे सहमत होंगे कि वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई फेज से गुजर रहे थे। तो ऐसे में उनके सामने फाइनल में जाना भी बड़ी बात थी। बट ये बात भी सच है कि उस एडिशन में दोनों मैच हम बहुत ही पूरी तरह हारे थे।
ठीक है, पुरानी बातें ज्यादा याद नहीं करते। एक और लीग जो खत्म हुई है वो है बिग बैश। 15th सीजन खत्म हुआ, वहाँ पे भी एक टीम की कहानी चल रही है, पर्थ स्कॉचर्स, जिसने अपना 6ठा टाइटल जीता है। वहाँ पे सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल लीग जो है सिडनी सिक्सर्स है, जो 3 टाइटल जीती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना डोमिनेंस रहा है पर्थ स्कॉचर्स का। मैं आईपीएल की भाषा में बोलूँ तो जैसे एमआई और सीएसके ने डोमिनेट किया हुआ है, वैसा ही ईस्टर्न केप ने ऐसे T20 किया है, ऐसे ही पर्थ स्कॉचर्स ने बीबीएल किया हुआ है। तो अनदर वेरी सक्सेसफुल टीम विनिंग देयर टाइटल, तो कांग्रेचुलेशंस टू पर्थ स्कॉचर्स। मिचेल मार्श मुझे बड़ा नाम है जो याद आता है जब भी पर्थ की बात होती है। तो आई थिंक लेट्स होप कि मिचेल मार्श को यही कप मिले और आगे कोई कप ना मिले इस साल। तो खूब बधाई मिचेल मार्श और उनको। इसके अलावा मैं थोड़ी सी और न्यूज़ बताऊं, आई थिंक इंग्लैंड श्रीलंका की ओडीआई बायलैटरल सीरीज में मुझे नहीं लगता कितनों का इंटरेस्ट है, बट हमारा बताना फर्ज है। तो 2 मैच हो चुके हैं, 1-1 से ड्रॉ है अभी तक, कल शायद फाइनल है। तो इंग्लैंड ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतारी है, विच इज अ सरप्राइज फॉर मी। जस्ट थोड़े दिन पहले एशेस खत्म हुआ था, बट स्टिल आई सी जो रूट, हैरी ब्रूक सब आ गए वापस, तो कमेंडेबल कि दे आर स्टिल वेरी मच ईगर। और इसके अलावा अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज में अफगानिस्तान व्हाइट वॉश नहीं कर पाया, वेस्ट इंडीज ने आखिरी मैच जीता और 2-1 से सीरीज फिर भी हार गया। इसके अलावा आयरलैंड और इटली की सीरीज चल रही है, जो मैंने जस्ट रियलाइज किया। तो आई एम हैप्पी कि इटली थोड़ा प्रिपेयर होकर आ रहा है, वो भी दुबई में है मैचेस, तो थोड़ी पिचेस भी सामंकन मिलेगी जो भारत में या श्रीलंका में मिलेगी आपको। तो वेरी हैप्पी कि इटली परफॉर्म कर रहा है, और इटली ने दोनों मैच क्लोज किए हैं। फर्स्ट मैच आयरलैंड लास्ट ओवर में जीता था फर्स्ट T20, और सेकंड T20 आयरलैंड 24 रन से जीता है। तो आयरलैंड जनरली हम मानते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग एसोसिएट नेशन है, तो वो भी इतना आसानी से इटली को नहीं हरा पा रहा। तो वो ग्रुप मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत मजा आएगा। अब इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, इटली हो गया, नेपाल हो गया, तो मैं तो उस ग्रुप में डेफिनेटली कुछ तो अपसेट देख रहा हूँ। अपसेट में यही देख रहा हूँ कि इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं करेगा, वो पहले बात क्योंकि इंग्लैंड भले दूसरा कौन सा मेजर टीम है बताया आपने, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड भले वेस्ट इंडीज के सामने जीतेगा, लेकिन वो अपने नेबर्स के सामने नहीं जीत पाएगा, चाहे वो इटली हो चाहे वो स्कॉटलैंड हो। और भाई एशियन टीम तो हारेगी रही, वो भी इंडियन पिचेस पे है, तो नेपाल भी मुझे जीतता हुआ दिख रहा है। तो इंग्लैंड सबसे पहले बाहर होगी। चलिए, आई थिंक हमको एक अपना प्रेडिक्शन वाला सेक्शन चालू करना चाहिए वर्ल्ड कप में, और उसमें ये शॉट डालना चाहिए और हम लोग देखेंगे। वैसे इंग्लैंड की टीम हमेशा ऑन पेपर मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि जिस टीम में जॉस बटलर है, फिल सॉल्ट है और हैरी ब्रूक है, वो तो मेरे लिए तो टाइटल कंटेंडर भी होगी, जिसकी हम चर्चा अगले वीक से करेंगे। मगर अगर इंग्लैंड हारती है तो देखने में मजा तो आएगा। तो ये इटली के हाथों हारेगी तो कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। मुझे तो अब भी याद है इंग्लैंड आयरलैंड का जो बेंगलोर वाला मैच था 2011 वर्ल्ड कप में, उसमें केविन ओब्रायन वाला। तो इंग्लैंड की हार काफी फेमस रही है। 2009 में लॉर्ड्स में हारा था, स्कॉटलैंड से, नेदरलैंड से हारा था शायद। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो अपने नेबर से तो मेरे को नहीं लगता वर्ल्ड कप में कभी जीता है, क्योंकि आयरलैंड से हारा हुआ है, स्कॉटलैंड से हारा हुआ है, नेदरलैंड से हारा हुआ है। और इमेजिन इस बार खेलना है और स्कॉटलैंड से भी खेलना है, स्कॉटलैंड से भी खेलना है, तो इस बार दो नेबर्स हैं। थैंक्स टू बांग्लादेश। तो मजा तो बहुत, पाकिस्तान पार्टली। तो काफी इंटरेस्टिंग ग्रुप है। आई थिंक हम लोग ग्रुप की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीकली चर्चा में। हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग चारों ग्रुप को एक प्रीव्यू कर लेंगे, 12 दिन रह गए। मैं रविचंद्रन अश्विन के साथ थोड़ा सा एग्री कर रहा हूँ, फाइनल में हम लोग पोस्ट करें वीडियो से पहले कि इस बार वो बज नहीं मिल रहा देखने को। इंडिया में ही है वर्ल्ड कप, श्रीलंका में है, मगर वो बोलते हैं ना कि वर्ल्ड कप चालू हो रहा है, वो बज नजर नहीं आ रहा। मे भी शायद वर्ल्ड कप चालू हो जाएगा फिर आएगा। आपके क्या थॉट्स हैं? इस पे तो मैं पूरा वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन थोड़े से भी कहता हूँ मैं, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एवरी ईयर यू हैव अ आईसीसी ट्रॉफी। अगर पहले जब हम पहले की बात थी कि हम 4 साल वेट करते थे वर्ल्ड कप के लिए, तो वो मजा अलग था। अभी क्या है कि हमको हर साल, अब तो 2 साल भी वेट नहीं करना पड़ता, अब तो हर साल आपको एक आईसीसी इवेंट मिल जा रहा है, आईसीसी कप उठा ले रहे हैं। तो वो जो मतलब एक्साइटमेंट थी, और बीच में इतने सारे क्रिकेट हो रहे हैं, बायलेटरल हो रहा है, आईपीएल इतना क्रेज है आईपीएल का, आईपीएल हर साल हो रहा है। तो वो जो और ऊपर से आपने टीम कौन से रखी है, 20 टीमें रखी है, इसमें कॉम्पिटिटिव टीमें कितनी है? मुश्किल से चलो T20 है तो हम 8 मान लेते हैं, ओडीआई होते तो 4 से 5 होते, तो कंपटीशन लेवल भी उतना नहीं है, तो बस नहीं है। लेकिन यही है कि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा और जब ये जो स्टार्टिंग के जो ग्रुप स्टेजेस है वो जब निकल जाएंगे, तब जाके इंटरेस्ट आएगा। और इंडिया में मैचेस है तो बहुत ऑब्वियस आएगा ही डेफिनेटली। और मैंने तो काफी सारे मैचेस की बुकिंग भी कर ली है, तो मैं तो एक्साइटेड हूं अहमदाबाद के मैचेस को लेकर एटलीस्ट। तो फिलहाल आई थिंक वीडियो क्लोज करने से पहले मैंने इंटरेस्टिंग ट्रिविया पूछा था कि कौन सी टीमें हैं जिसने वेन्यूज या सिक्योरिटीज की वजह से बॉयकॉट किया था
तो उसकी थोड़ी हिस्ट्री मैं बता देता हूँ। 1996 वर्ल्ड कप से चालू हुआ था, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में खेलने से मना किया था, तो दोनों के पॉइंट्स फॉरफिट हुए थे। आईसीसी ने शेड्यूल चेंज नहीं किया था। उसके बाद 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में खेलने से मना किया, न्यूजीलैंड ने केन्या में मना किया, दोनों के अगेन पॉइंट्स फॉरफिट हुए। और 2009 में जिम्बाब्वे ने पुल आउट किया क्योंकि उनके इंग्लैंड से रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो वहाँ पे जिम्बाब्वे को रिप्लेस किया गया। और इसके अलावा 2016 में अंडर 19 वर्ल्ड कप था, जहाँ बांग्लादेश में था और ऑस्ट्रेलिया को विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के उस समय कुछ रिश्ते खराब थे, तो आईसीसी ने तब रिप्लेस किया ऑस्ट्रेलिया को आयरलैंड से। और फाइनली 2025 में इंडिया ने मना किया था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो इंडिया दुबई में खेला मैचेस और पाकिस्तान वाइसा वर्सा इस साल अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। तो ये कुछ इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे टीमों ने मना किया था और उनके साथ क्या हुआ ये है। बट आई थिंक मोर और लेस एक ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी टीम थी जो अंडर 19 फॉर्मेट में पुल आउट की थी, और जिम्बाब्वे 2009 T20 वर्ल्ड कप में। तो ये था सही जवाब। वर्ल्ड कप की और खबरों के साथ हम लोग हाजिर होंगे अगले वीक, तो 10-12 दिन ही है। सी यू सून। जय हिंद, नमस्ते।